क्वेश्चन नंबर कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 2, ऐसे अपने 10-12 वीडियो निकलेंगे, उसमें अपना पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा BHE 2020 का, ठीक है। तो चलो अपन करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द पावर ऑफ एन AM ट्रांसमीटर इज 59 किलोवाट while the power of the same transmitter when the modulation is not applied, ठीक है, then the find the modulation index। यानी कि अपने को दो चीज़ें दी गई हैं, पावर विद मॉड्यूलेशन, यानी कि PT बोल लेते हैं सर, ठीक है। ये दिया गया पावर विद मॉड्यूलेशन यानी कि 59 किलो वाट, और सेकंड अपने को दिया गया पावर विदाउट मॉड्यूलेशन यानी कि PC बोल देते हैं इसको, वो दिया गया अपने को 50 किलोवाट। अब एक रिलेशन होता है बिटवीन PT एंड PC एंड म्यू इज़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो कि अपने को फाइंड करना है, यानी कि PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, वेयर PT इज द पावर विद मॉड्यूलेशन, PC इज द पावर विदाउट मॉड्यूलेशन, और म्यू इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। PT की वैल्यू पुट करेंगे 59 इक्वल टू 50 PC की 1 प्लस म्यू स्क्वायर ओवर 2, 59 अपॉन 50 माइनस 1 इक्वल टू म्यू स्क्वायर ओवर 2। तो अपनी जो म्यू की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी कितनी, सॉल्व करके 9/5, 9/5 का अंडर रूट लेंगे, सॉरी 9/25, 9/25 का अंडर रूट लेंगे तो 3 अरे यार ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, 3/5 जो कि आंसर आएगा 0.6। और अपने को ऑप्शन दिए हैं सारे परसेंटेज में, तो अपन इसको 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर परसेंटेज में निकाल देंगे, यानी कि 60%, जो कि अपना ऑप्शन ऑप्शन B करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन B 60%, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। सॉरी, अपन देखते हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन द 2 इनपुट नैंड गेट, यानी कि 2 इनपुट नॉर गेट को डिज़ाइन 2 इनपुट नैंड गेट को डिज़ाइन करना विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट। तो कितनी नॉर गेट चाहिए अपने को, तो जिससे अपन एक नैंड गेट को डिज़ाइन कर सकें, तो अपन को सर्किट बनाना है। नैंड गेट का सर्किट कुछ ऐसा बनता है, सॉरी नॉर गेट का, ये एक नॉर गेट हो गई, नॉर गेट ये अपनी सेकंड नॉर गेट हो गई, ठीक है। ये अपनी थर्ड नॉर गेट हो गई, ठीक है। उसके बाद अपनी एक और नॉर गेट बनेगी, इसमें भी अपने 2 इनपुट होंगे। जैसे कि अपने पहली नॉर गेट पर अगर अपन ने दिया A दे दिया इनपुट और दूसरी पर B दे दिया,
तो इसका जो आउटपुट निकलेगा यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए प्लस ए का होल बार यानी कि ए बार। सिमिलरली निकलेगा बी वाले के लिए यानी कि सेकंड नॉर गेट के लिए निकलेगा, वो भी निकलेगा बी बार यानी कि यहाँ पर निकलेगा आउटपुट में ए बार, यहाँ पर निकलेगा आउटपुट में बी बार। ये आउटपुट ए फर्स्ट और सेकंड नॉर गेट के, ये थर्ड के इनपुट बनेंगे आगे। यानी कि जब अब अपन देखते हैं ये पहले ही हो गई नॉर गेट, ये सेकंड हो गई नॉर गेट, अब ये देखते हैं थर्ड वाले का क्या आउटपुट होगा। थर्ड वाले नॉर गेट का आउटपुट होगा ए बार प्लस बी बार, ए डबल बार डॉट डॉट बी डबल बार यानी कि ए डॉट बी। तो थर्ड नॉर गेट है उसका जो आउटपुट निकला, अब ये थर्ड नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो जाके फोर्थ नॉर गेट का इनपुट बनेगा। अब गेट के लिए अपन सिमिलरली जैसे अपन फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए किया था वैसे अपन फोर्थ के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ये सब बूलियन अलजेब्रा है उसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब बार हो जाएगा यानी कि ए बी बार यानी कि ये हो गया। इसी को अपन बोलते हैं नैंड गेट का। अपने नैंड गेट का अपन ने फंक्शन डिज़ाइन कर लिया, ए बी बार होल बार, ठीक है। तो इससे अपन अब क्या आपने मतलब कितने नॉर गेट यूज करिए तब अपन ने नैंड गेट का एक्सप्रेशन प्राप्त कर पाया, यानी कि 4 नॉर गेट का यूज़ किया है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर a mechanical system with 2 constant of motion, which of the following statement is true? Condition for constant of motion. To condition for constant of motion होती है, जैसे अगर कोई फंक्शन मान लेते लेट ए बी, फंक्शन मान लिया अपन ने ए, अब अपने को प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो कांस्टेंट ऑफ मोशन के लिए टोटल डेरिवेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसका जो फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, टोटल डेरिवेटिव बराबर is equal to Laplacian of A with Hamiltonian plus partial derivative of A with respect to time। अब उन्होंने पूछा है कि ये कांस्टेंट ऑफ मोशन की कंडीशन क्या होगी। कांस्टेंट ऑफ मोशन के लिए कंडीशन के लिए देयर पोजीशंस ब्रैकेट इज आल्सो अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, यानी कि ये भी कांस्टेंट ऑफ मोशन होना चाहिए, ठीक है। और जो डेवर ए ओवर डेवर टी है 0 होना चाहिए, तब जाके अपना कांस्टेंट ऑफ मोशन हो पाएगा। और डेवर ए ओवर डेवर टी कांस्टेंट 0 तब होगा जब ए इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि अगर ए इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टी देन डेवर ए ओवर डेवर टी इक्वल टू 0। और अगर ए सपोज करो ए नॉट टी या फिर ए इक्वल टू ए नॉट टी स्क्वायर, यानी कि किसी भी तरीके से टी पर डिपेंड करता है, तो डेवर ए ओवर डेवर टी इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 यानी कि इसकी कुछ वैल्यू आएगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, तो ये कांस्टेंट ऑफ मोशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अपना आंसर होगा वो करेक्ट ही होगा। देयर पॉइजन्स ब्रैकेट इज आल्सो अ कांस्टेंट ऑफ मोशन इफ एंड ओनली इफ देयर आर नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम का नहीं होना चाहिए।
और टाइम का एक्सपेक्ट फंक्शन होगा तो फिर डेवर ए और डेवर टी ज़ीरो नहीं होगा, और ज़ीरो नहीं होगा तो कांस्टेंट ऑफ मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पूछी गई एक तरीके से, तो अपन देख लेते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती, पहली ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये स्पिन और एंगुलर मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ये तीनों पर डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और थर्ड ये है जो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ठीक है, इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। अप टू 2.2 फर्मीमीटर होता है, ठीक है। अपन देखते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 देख लेते हैं इसकी, ये होती है सैचुरेटेड, ठीक है। और अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी मान लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, एक टेंसर कंपोनेंट रखती है, ठीक है। और अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसकी होती है ये एक्सचेंज फोर्स होता है, ठीक है। ठीक है, और इसकी जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है वो स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, मतलब जो फेमस प्रॉपर्टी हैं वो यही हैं, बाकी एक दो और भी होंगी, जैसे कि ये नॉन सेंट्रल भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो फिर अपन वन बाई वन चेक करते हैं कौन सा इसमें इसके लिए गलत है यार। ये बोल रहा है पहला इसमें हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ न्यूक्लियर फोर्स। ये तो स्पिन डिपेंडेंट बोला है, बिल्कुल स्पिन डिपेंडेंट करती है, ठीक है। चार इंडिपेंडेंट, जी हाँ चार इंडिपेंडेंट है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। आईसो स्पिन पर डिपेंडेंट करती है, नहीं करती है। तो जो अपना जो हो गया नंबर, ऑप्शन नंबर 4 खुद का। अब अपने को क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अपने को पूछा है टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल सेम है, ठीक है, हैविंग द सेम लेंथ, ठीक है, लेंथ भी सेम है, और रेडियस आर एंड 2r, ठीक है, रेडियस अलग है, कोएक्सियली अटैच कर दिए गए, ठीक है। एट द फ्री एंड ऑफ बी इज ट्विस्टेड एंगल, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, दो सिलेंडर है, ठीक है। ये हो गया इसका सरफेस, यहाँ से ये दोनों कनेक्ट होंगे, मतलब पहला वाला कनेक्ट होगा, ठीक है। अब अपन बनाते हैं दूसरा सिलेंडर, ठीक है। ये बन गया अपना सेकंड सिलेंडर, ठीक है। ये आएंगे सिलेंडर बी,
और ये बन गया अपना सिलेंडर ए था, ये छोटा वाला। ये ए हो गया, ये बी वाला सिलेंडर हो गया, इसकी रेडियस आर थी, इसकी रेडियस 2r है। अब इन्होंने बोला है कि एट द फ्री एंड ऑफ द सिलेंडर बी इज ट्विस्ट बाई एंगल, यानी कि जो फ्री एंड है बी का, यही है फ्री एंड। फ्री एंड ऑफ बी इज दिस, ठीक है। तो अगर इसको रोटेट करते हैं एंगल थीटा से, यानी कि थीटा से रोटेट करेंगे। रोटेशन का मतलब क्या है, या तो क्लॉकवाइज करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा एंगल थीटा से दोनों, ठीक है। और रोटेशन होगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, और रोटेशन होगा तो टॉर्क आएगा। तो टॉर्क जब आएगा तो अब ये चीज़ है, अगर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जो सिलेंडर बी है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो सिलेंडर ए को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, इसके अपोजिट में रोटेट करना पड़ेगा, क्यों, ड्यू टू रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से, ठीक है। और अगर ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ये क्लॉकवाइज करेगा, समझ रहे हैं। मतलब जो भी होगा वो इसके अपोजिट होगा, एक दूसरे सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं क्या, एंटी अरे यार ये गलत हो यार, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बाई सिलेंडर बी इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क बाई सिलेंडर ए। अब अपन देख लेते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू पाई इंटू ईटा अपॉन 2l, वेयर ईटा इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इंटू थीटा इंटू r रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं टॉर्क जो होगा वो बी के कारण क्या होगा। टॉर्क बी के कारण होगा, इसी को रेफरेंस मान के, यानी चलो यही लिख लेते हैं, टॉर्क बी के कारण क्या होगा। ये थोड़ा हैंग कर रहा है मेरा पेन टैप। टॉर्क बी के कारण होगा पाई इंटू ईटा अपॉन 2l इंटू 2r, क्योंकि रेडियस बी की अपने को 2r दी है तो 2r रेज़ टू द पावर 4, और थीटा, और यहाँ पर अपने को जंक्शन पर निकालना है थीटा, इसको थीटा डैश मान ले रहे हैं जंक्शन पर, तो अपने को जो डिफरेंस लेना पड़ेगा तो थीटा माइनस थीटा डैश, ठीक है। उसी प्रकार से अपने को टॉर्क ए के लिए निकालना पड़ेगा, पाई इंटू ईटा अपॉन 2l, इसमें रेडियस आ रही है तो आर स्क्वायर, r रेज़ टू द पावर 4 सॉरी, इसमें क्या होगा थीटा डैश माइनस 0, क्योंकि यहाँ तो रोटेट होगा नहीं, यहाँ तो रेट सपोर्ट से कनेक्ट, तो यहाँ तो थीटा बराबर 0 ही रहेगा एंगल, ठीक है। अब अपने को ये दोनों चीज़ें इक्वल करनी है, क्योंकि अपन जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के इक्वल होगा या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होगा ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से, ठीक है। अब अपने ने वैल्यू पुट कर दी इधर, पाई ईटा ओवर 2l 2r का, इसको सेक्शन टू रेज़ टू द पावर इज इक्वल टू ए इक्वल टू वाई, ए कितना है पाई ईटा अपॉन 2l r रेज़ टू द पावर 4 थीटा डैश माइनस 0। अब देखते हैं अपन क्या क्या कट सकता है, ठीक है। एक तो पाई चला गया, ईटा चला गया, ये सब चला गया, आर चला गया। अब अपने पास क्या बचा है 16 इंटू थीटा माइनस 16 इंटू थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा डैश, यानी यहाँ से अपना जो थीटा डैश की वैल्यू निकलेगी वो 16 ओवर 17 थीटा निकलेगी, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑसिलेटर, सही बात है, टू कैन नॉट बी यूज्ड। पहला हो जाएगा ऑसिलेटर जो कि अपने ऑप्शन में गिवन है, और दूसरा हो जाएगा ऑसिलेटर की जगह एम्पलीफायर दिया था तो एम्पलीफायर की तरह भी यूज नहीं करते हैं सर, ठीक है। अब आ जाते हैं कैन बी यूज्ड, पहला ये रेक्टिफायर तो इसका मेनी पर्पज है एक तरीके से, रेक्टिफायर, ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड मॉड्यूलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं समटाइम, डीमॉड्यूलेटर की भी तरह यूज हो जाता है। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसे ऑसिलेटर और नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में हमने से पूछा क्या, एक विन कर्नल लॉ था ये, VID विटामिन कर्नल लॉ, इसकी स्पेलिंग क्या है? इसकी स्पेलिंग होती है WX, विटामिन कर्नल लॉ होता है ये, WIED MANN, विटामिन फ्रेंच लॉ। ये लॉ कहता है कि जो रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि के टू द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टेम्परेचर फॉर मेटल। और ये टेम्परेचर कोई आम टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर ये होता एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब ये के है अपॉन सिग्मा है, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, उस कांस्टेंट की विटामिन ने जो वैल्यू दी थी वो थी L इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 3 KB ओवर E रेज़ टू द पावर होल स्क्वायर। अब ये L की वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पे, तो K इक्वल टू, वैसे कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2.44 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8। और इसकी जो अपन जब L की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो अपने पास आ जाएगा पाई स्क्वायर ओवर 3 KB ओवर E इंटू T, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन C, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सीधे ये कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर एंटी रिफ्लेक्शन, कंडीशन फॉर एंटी रिफ्लेक्शन। कंडीशन फॉर एंटी रिफ्लेक्शन क्या होती है, 2 म्यू टी इक्वल टू λ/2। अपने को फाइंड क्या करना है इसमें, थिकनेस, तो टी निकालना है, सॉरी अपने को फाइंड करना है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा λ/4t। अपने को लैम्डा की वैल्यू दी गई है 0.54 कांस्टेंट है ये अपना, और टी की वैल्यू दी गई है 0.1। इसको सॉल्व करने के बाद जब अपने पास वैल्यू निकलेगी वो 125 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन, क्या डिवाइड ही मारना, ठीक है। सॉरी अब अपने को क्या निकालना, फेस ट्रेजेक्टरी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल falling under the freely from height h.
तो फेज ट्रेजेक्ट्री जो होती है, फेज फेज ट्रेजेक्ट्री वो कुछ नहीं, ये ग्राफ होता है। ग्राफ किस में होता है? मोमेंटम के बीच में। ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड पोजीशन, ठीक है, उसी को अपने बोलते हैं फेज ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, फेज ट्रेजेक्ट्री। अब इन्होंने पूछा है कि जो फेज ट्रेजेक्ट्री फ्रीली फाइलिंग पार्टिकल के लिए क्या होगा? एक पार्टिकल है ये, ठीक है, और ये रही अपनी डिस्टेंस, इसको अपन ने मान लिया कितना? z मान लिया। यहाँ से ये पार्टिकल नीचे गिर रहा है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी। अब इसकी फेज ट्रेजेक्ट्री पूछी इन्होंने, तो इसकी जो फेज ट्रेजेक्ट्री होती है वो होती है, एक सेकेंड, इसकी जो फेज ट्रेजेक्ट्री होती है, एक ये ले लो, एक ये ले लो, इधर ले लो p z, इधर ले लो z। तो इसकी जो फेज ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो कुछ ऐसी बनती है, ठीक है, ठीक है। अगर एक और केस हो जाए, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोइंग अपवर्ड, यानी कि एक पार्टिकल है रेड वाला, ये इसको अपन अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब बताओ इसकी वो क्या होगी, क्या कहते हैं, फेज ट्रेजेक्ट्री। तो इसका जो फेज ट्रेजेक्ट्री होगा, एक सेकेंड, इसका जो फेज ट्रेजेक्ट्री होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसका जो फेज ट्रेजेक्ट्री कुछ होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पर भी रहेगा वही pz और z, लेकिन इसका जो फेज ट्रेजेक्ट्री होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको रेड से ही बनाते हैं अपन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर कोई एक और बता देता हूँ मैं फेज ट्रेजेक्ट्री जो इम्पोर्टेंट है, भी अचीव आ सकता है। अगर कोई पार्टिकल, ये वॉल है, रिजिड वॉल है, एक सेकंड गायब कर देते हैं, ब्लैक से बनाते हैं, एक ये रिजिड वॉल, एक ये रिजिड वॉल, जो ये दीवारें हैं, दो दीवारें, वॉल जिसे बोलते हैं रिजिड वॉल, उसके बीच एक पार्टिकल मेरा हैंग रहा है और इधर दोनों तरफ मोशन कर रहा है और कोलिजन कर रहा है दोनों दीवारों से, ठीक है। अब बताइए इसकी फेज ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? तो इसकी फेज ट्रेजेक्ट्री यानी प्लॉट की उसी में होना, जैसे अगर जैसे कि इसे अगर एक्सेस को अपन एक्स एक्सेस मान लें, तो जो प्लॉट हो जाएगा पी एक्स में और एक्स में, और इसका जो ग्राफ बनेगा, जो फेज ट्रेजेक्ट्री वो बनेगा रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगल बनेगा सेंटर पे, मैं सही से बना नहीं पाया, मतलब रेक्टेंगल है, ठीक है। ये 3 फेज ट्रेजेक्ट्री और 2 महीने और। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने से पूछा क्या है? पूछा गया है रेशियो। एक तो पूछा गया किसका? क्रिटिकल, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि TC ओवर बॉइल टेम्परेचर, यानी कि ये पूछा गया है। तो अपन जानते हैं TC की वैल्यू होती है, अरे यार क्या गलत कर दिया अपन ने, अच्छा उधर चला गया। TC की वैल्यू होती है 8A over 27 RB, where A and B are the van der Waals constant and R is the real gas constant, और
टीवी की वैल्यू होती है A/RV। अब अपन इनका रेशियो निकाल लेते हैं, TC/TV, यानी कि 8A/27 RV मल्टीप्लाइड बाई RV/A, यानी कि A से A गया, RV से RV का, जो आंसर निकलेगा वो 8/27 निकलेगा। ठीक है, वैसे तो इसमें काफ़ी फार्मूले बनते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी क्रिटिकल टेम्परेचर के पूछा, अगर ये क्रिटिकल वॉल्यूम पूछ लेंगे तो कितना आंसर होता है इसका फार्मूला 3V। ठीक है, अगर इन्होंने क्रिटिकल प्रेशर पूछ लिया तो इसका क्या फार्मूला होता है, A/27B²। अगर इन्होंने डायरेक्ट वंडरवाल गैस कांस्टेंट जो होते हैं, वंडरवाल कांस्टेंट, उनकी वैल्यू पूछ ली तो ए की बी की वैल्यू वैसे आती RTC/8PC। और इधर क्या हो जाएगा, 64 होता है कि 27, हाँ 27R² TC²/8L64/PC। ठीक है, और TI होता है एक इन्वर्जन टेम्परेचर, वो भी याद रख लो, 2A/RV। ये पूछ लिए जाते हैं फार्मूले कभी कार। और TB तो अपन ने बता ही दिया अभी, अल्फा टेम्परेचर, A/27, सॉरी A/RV। यहाँ से ये भी पूछ सकता है TI और TB में क्या डिफरेंस है, TI बराबर 2TB होता है। ठीक है, सॉरी फार्मूला में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अपने से ये हो गए, अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया। अब अपन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 20। ठीक है।